हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज पॉलिटी की हम कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उसके पहले हमने जाना था कि राज्य क्या होता है, स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टेट के कॉन्सेप्ट में हमने चार फैक्टर्स को देखा था और उसके बाद हमने बात करी थी कि संविधान क्या होता है, उसके निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। और उसके हमने एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करने की कोशिश की थी एनसीईआरटीज के एग्जाम्पल्स से, और वो सारी एनसीईआरटीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कोजेंट आईएएस ऐप पर। वो सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी। संविधान क्या होता है, इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं। हमने देखा था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसमें सारी विधियां लिखी हुई हैं और वो विधियां सर्वोच्च हैं। वो विधियां सर्वोच्च होती हैं, उन विधियों के अंदर ही सारी अन्य विधियां आती हैं। संविधान को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, उन विधियों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें भी हमने कल बात करी थी कि ब्रिटिश शासन में जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो कैसे समानता के लिए संघर्ष हो रहा था, किसान जमींदारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। फिर उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान का निर्माण हुआ। ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जो संविधान का हमने निर्माण किया है उस संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं, कौन कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, उनको आज समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये रिवीजन क्लास है, डिटेल डिस्कशन जो हम करते हैं वो तो मेंस की क्लासेस में करते हैं। अभी तो हम कोई रिवीजन कर रहे हैं तो देखते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्लास आपको। जिस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा ये हेल्पफुल होगा आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में, स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में। इनफैक्ट जो अगर आप कर रहे हैं वनडे एग्जाम की तैयारी एसएससी वगैरह की, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखते हैं कि क्या है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उन विशेषताओं का हम जिक्र करते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं संविधान की। जब प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, भारत के संविधान के बारे में एक चीज बोली जाती है कि भारत का संविधान जो है वो लचीला है, कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर किस सेंस में हम पढ़ते हैं, कठोर पढ़ते हैं कि जो उसका मूल ढांचा है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको आहत नहीं कर सकते। लेकिन लचीला कैसे है, कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे कानून जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर चलते थे वो संविधान में लिखे हुए थे, उनको हटाना है क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, चीजों की रिक्वायरमेंट हो रही है, जिन जिन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है उन सारी चीजों को, वैसे कानूनों को बनाकर हम संविधान के अंदर ऐड कर देते हैं, तो इसलिए ये लचीला भी है। अभी बात करते हैं कि संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें हम देखेंगे कि, इसलिए देखो, चीजें जो लचीली हैं, दूसरे जब हम विधियों को उसमें ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें संविधान का संशोधन भी करना पड़ता है, उसमें अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक अमेंडमेंट की शुरुआत करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। ये जो 1976 में हमने संविधान का संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन इसको माना जाता है। इसको बोलते हैं मिनी संविधान। मिनी संविधान बोलने का मतलब यह है कि हमने कई सारी चीजें इसमें ऐड की होंगी, तभी इसको एक मिनी संविधान या लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जा रहा है। तो इसको मिनी संविधान क्यों बोलते हैं, उसका कारण ये है, देखिए 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी दौरान आपातकाल का टाइम चल रहा था और उसी दौरान में हमने ये अमेंडमेंट किया था। तो इसको मिनी संविधान बोलने के पीछे जो कारण है, कारण यह है कि इसमें हमें तीन शब्द, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, जो प्रियम्बल है, उसमें तीन शब्दों को हमने ऐड किया। उन तीन शब्दों को याद करने के लिए आप ये याद रख सकते हैं, SPA सपा याद रख सकते हैं। क्या क्या हमने उसमें ऐड किया, भारत के संविधान की प्रियम्बल में जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो वर्ड है हमने इसमें ऐड किए। इसके अलावा देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली ये अखंडता शब्द भी हमने उसमें ऐड किया। इसके अलावा जो हमने और क्या इसमें ऐड किया, हमने किया इसमें संविधान के भाग 4A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें ऐड कर दिया, मूल कर्तव्यों को इसमें ऐड किया। ठीक है,
तो इसलिए इसको मिनी संविधान बोला जाता है। इसकी एक विशेषता और है कि जितने भी अमेंडमेंट्स आज तक हुए हैं भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय इतिहास का सबसे विवादित जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो इसी को माना जाता है। कारण जैसा कि हमने अभी देखा कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1976 का टाइम था, देश में आपातकाल लगा हुआ था। उस दौरान में क्या हुआ कि जो संविधान, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ा दिया गया इस अमेंडमेंट के माध्यम से। इसके अलावा जो संसद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और संसद अगर किसी तरह का कानून बनाती है तो उस कानून को आप न्यायपालिका में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दे सकते थे। ये सारे अमेंडमेंट, ये सारी चीजें लाई गई 1976 के अमेंडमेंट से, 42वें संविधान संशोधन से। इसलिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद भी रखिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये केस कब का है? 1973 का ये केस है। इस केस की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय समिति बैठी, सुप्रीम कोर्ट की देखिए, केशवानंद भारती केस की जब हम बात करते हैं, ये केस कब हुआ था? ये केस है 1973 का। बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे केसेस के बारे में आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, लेकिन केशवानंद भारती केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में माना जाता है। रीजन इसका ये है कि इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की एक 13 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी और उस संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि संसद द्वारा किसी भी स्थिति में संविधान की जो मूल संरचना है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, उसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं होगी। संविधान की मूल संरचना, जैसी संविधान सभा संविधान को बना के गई, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नहीं हटना चाहिए, और जरूरत के अनुसार जो विधियां बनाने की जरूरत है आप उसको बना सकते हैं, लेकिन मूलभूत संरचना में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब पढ़ते हैं संविधान की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लाइक कि संविधान जो है भारत का, वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वहीं अगर हम सबसे छोटे संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। भारत का भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, विश्व के सभी लिखित संविधानों में ये सबसे लंबा है। ठीक, अब वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें कि इतना लंबा लिखित संविधान है तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? शामिल है इसमें एक प्रस्तावना, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं, इसलिए सबसे लंबा लिखित संविधान है विश्व का। इसके बाद संविधान सभा में कानून से संबंधित प्रबुद्धों का प्रभुत्व देखा जाता है। देखिए, क्योंकि संविधान जो बनाया था वो ज्यादातर जो उसमें लोग थे वो कौन थे? वकील थे, लॉ से संबंधित थे, तो वकीलों का प्रभुत्व देखा जाता है उस पे, उन्हीं के अनुसार ये बना हुआ है। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है भारत में, केंद्र हो या राज्य, सभी के लिए एक ही संविधान है। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के जो राज्य हैं, राज्यों में एक अलग संविधान काम करता है, और ओवरऑल एक कंट्री का एक अलग संविधान है, वैसी वहां की नागरिकता का भी है। तो भारत में केंद्र हो चाहे राज्य, सभी के लिए एक ही संविधान है। अब देखेंगे कि जो हमने संविधान बनाया, कल हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो भारत की जो संविधान सभा थी, उन्होंने कितना टाइम लिया था। हमने देखा था ना कि हम पढ़ रहे थे कि कितना टाइम लगा था, तो हम पढ़ रहे थे कि 3 साल में 12 दिन का इतना टाइम लगा संविधान बनाने में, संविधान सभा को इतने सारे मेंबर्स होने के बावजूद भी।
संविधान को इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि हमने विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान थे सभी संविधानों पे रिसर्च किया और रिसर्च के बाद हमने पाया कि हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से रूल्स, कौन कौन सी विधियां अपने संविधान में ऐड करनी है, वो सारी चीजें हमने फिर ऐड करी। अब जैसे अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था, भारत में नए नए अधिनियम आते रहते थे। उसी में एक अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935। इससे भी हमने बहुत सारी चीजें आज तक कंटिन्यू कर दी अपने संविधान में। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका होगी, लोक सेवा आयोग होगा भारत के अंदर, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। ये सारी चीजें हमने ली 1935 के अधिनियम से। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया? ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया संसदीय सरकार पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अगर स्टेट के आप हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट की, तो आपकी दोहरी नागरिकता होती है। एक तो अमेरिका की, आप अमेरिकन कहलाएंगे, प्लस जिस स्टेट के हैं उस स्टेट की भी अपनी एक नागरिकता होती है। लेकिन भारत के साथ क्या है, भारत में चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो लेकिन कहलाएंगे आप भारतीय इंडियन, एकल नागरिकता होती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली और रिट जारी करने का जो अधिकार है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके बाद देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। यूएस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? हमने लिया है मौलिक अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन डिटेल हम इसके बारे में तो चर्चा कर चुके हैं। मौलिक अधिकार हमने लिया है स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाना, किस तरह से उन्हें हटाया जा सकता है, और उपराष्ट्रपति का पद। ये सारी चीजें हमने ली हैं यूएस के संविधान से। अब बात करते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस तरह से होगा, ये सारी चीजें हमने ली हैं आयरलैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा के संविधान से हमने लिया है मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी लिया है हमने कनाडा से। जैसे हमने पढ़ा था कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, वो शक्तियां जिन पे केंद्र भी अपना कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, लेकिन अगर दोनों बनाते हैं तो केंद्र का मान्य होता है, इसलिए केंद्र में निहित होना ये लिखा है। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ये सारी चीजें, उनके अधिकार क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आवश्यकता पड़ने पर संसद के जो दोनों सदन हैं वो एक साथ रह के किसी निर्णय को ले सकते हैं, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी का वाइमर संविधान से हमने क्या क्या लिया है? हमने लिया है वहां से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। यूएसएसआर अभी तो नहीं है, लेकिन जब हमने संविधान बनाया था तो यूएसएसआर का एग्जिस्ट था, यूएसएसआर था उस टाइम पर। हमने उससे लिया है मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में जो 3 तरह के न्याय की हमने बात करी है वो हमने यूएसएसआर से लिया है। और प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो हम बात करते हैं अपनी प्रियम्बल में, वो हमने लिया है यूएसएसआर से। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? फ्रांस के संविधान की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने कुछ लिया है। तो क्या लिया है यहां से? हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जापान के संविधान से भी हमने लिया है। तो क्या लिया है? हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान के संविधान से लिया है। तो ये सारी चीजें देखिए, संविधान के जो भाग हैं, ठीक है, जैसे संविधान का संरचनात्मक जो भाग है ये कहां से लिया है? इसका स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत का
जो संरचनात्मक भाग है ये कहाँ से लिया है संविधान का, हमने लिया है 1935 के संविधान संशोधन से। इसके अलावा जो दार्शनिक हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का जो दार्शनिक हिस्सा है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये लिया है मौलिक अधिकार तो लिया है हमने यूएसए से, और डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड। आयरलैंड रिवीजन के लिए आप देख लीजिए। संविधान का राजनीतिक हिस्सा हमने कहां से लिया है, ये लिया है ब्रिटेन का संविधान से। देखिए ये जो इस तरह से हमने लिखा, हालांकि पढ़ चुके हैं पीछे, लेकिन इसको हमने इसलिए लिखा है कि इस तरह के शब्दावली यूज कर लेता है एग्जाम में कि ये चीजें कहां से ली और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप देख लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का राजनीतिक हिस्सा। अब आप सोचेंगे भाई राजनीतिक हिस्सा क्या, कहां से लिया है, तो ये ब्रिटेन से लिया है। जितनी भी हमने चीजें देखी कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है वो राजनीतिक हिस्सा का ही पार्ट होते हैं। इसके अलावा कठोरता और लचीलापन का क्या मतलब है, हम अभी जिक्र कर रहे थे कि भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। दोनों का मिश्रण है कैसे, क्योंकि कठोरता की बात जब करेंगे कि जो उसका मूल ढांचा है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर नए कानूनों को हम उसमें ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये लचीला भी है। और जिनकी जरूरत नहीं है उनको रिमूव कर सकते हैं। नाउ एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। देखिए एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, एकात्मकता की ओर का मतलब होता है जैसे कहे कि एकात्मक प्रणाली है, कहे कि एकात्मक प्रणाली है किसी देश में, इसका मतलब है केंद्र में ही सारी शक्तियां निहित होती हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भारत के अंदर है। इसका मतलब है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, संघीय व्यवस्था क्या होता है कि इसमें दो सरकारों की व्यवस्था होती है, जैसे हमारे यहाँ एक केंद्र सरकार तो दूसरी राज्य सरकार। शक्तियों का विभाजन होता है कहाँ, केंद्र में और राज्यों के बीच। लिखित संविधान है, द्वि सदन प्रणाली है, लोकसभा राज्यसभा, संविधान की सर्वोच्चता आदि ये सारी चीजें हैं। और अगर बात करें कि एकात्मकता प्रणाली क्या होती है, एकात्मक प्रणाली क्या होती है किसी देश में, तो मजबूत केंद्र सरकार होगी या केंद्र में सारी शक्तियां निहित होंगी। लेकिन भारत की जब हम बात करते हैं तो सेंटर में पावर ज्यादा है, सरकार ज्यादा मजबूत है। मजबूत केंद्र होगा, एक संविधान होगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब भारत का एक अलग संविधान है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संविधान, ऐसा नहीं है, बल्कि एकल संविधान है, एकल ही नागरिकता है, कोई कहीं रहे भारत के अंदर भारतीय ही कहलाएगा। एकीकृत न्यायपालिका है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन प्रावधान जहां होते हैं वहां एकात्मक प्रणाली वाली सरकारें होती हैं। अब शासन की जो संसदीय व्यवस्था है उसका क्या मतलब है, शासन की संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय क्या एक्सेप्ट करना अच्छा समझा कि ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली है प्राथमिकता दी भारत में। शासन की जो संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं, जैसे क्या क्या होता है उसमें कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, हालांकि जो सारे काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन वास्तव में काम करता कौन है, काम करता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल जो उसकी वास्तविक कार्यपालिका होती है। बहुमत पार्टी का शासन होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकारें होती हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री बैठता है और राज्यों में मुख्यमंत्री बैठते हैं। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। इसके अलावा निचली सदन जो लोकसभा होती है उसका विघटन हो जाता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ये रूल है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय कैसे बैठता है, देखिए संविधान का मूल ढांचा है कि जो न्यायपालिका है वो भी सर्वोच्च है और संसद में भी अपनी संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब हमने कल की क्लासेस में समझा था, हम राज्य के कॉन्सेप्ट में ये समझ रहे थे कि संप्रभुता क्या होता है। संप्रभुता होता है जैसे राज्य में हम समझ रहे थे, राज्य में हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे, भूभाग, वहां की जनसंख्या, वहां की सरकार और संप्रभुता, हमने 4 एलिमेंट्स को पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि संप्रभुता कब होगी किसी सरकार की, जब वो सरकार उस भूभाग में रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग कोई निर्णय ले सके और उस निर्णय पर किसी भी तरह का कोई बाह्य या भीतरी दबाव नहीं होना चाहिए, वो होती है संप्रभुता। दैट मीन्स संसदीय संप्रभुता, संसद भी अगर कोई कानून बना रही है तो वो बिना किसी दबाव के बना सके, और न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। तो इनमें समन्वय कैसे बैठेगा, संसद की संप्रभुता का जो विचार ब्रिटिश संसद से आया,
जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का जो विचार है ये अमेरिकन प्रणाली से आया, ये जुड़ा हुआ है। और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने क्या किया, हम तो किसी को सर्वोच्च नहीं बनाते, सबका मिला जुला बना देते हैं रूप। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समन्वय को प्राथमिकता दी। कैसे दी? एक एग्जाम्पल से हम देख लेंगे कि जैसे अगर संसद कोई कानून बना रही है और उससे मूल ढांचे को आहत हो रहा है या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि देखिए, वो या तो आदेश दे सकती है या निर्देश दे सकती है कि देखिए, ये जो आप पर्टिकुलर कानून बना रहे हैं, इस स्थितियों में गड़बड़ हो सकता है, या तो आप इसमें चेंजेस कर लीजिए या इसको हटा दीजिए। तो ये क्या हो सकता है कि दोनों के बीच समन्वय बैठ जाता है, मिलजुल कर भी काम कर लेते हैं और एक दूसरे को आदेश और निर्देश भी चलता रहता है। अब आगे कह रहा है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भी संविधान का जो मूल ढांचा है उसी का एक भाग है। सुप्रीम कोर्ट देश की एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है। इसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। हम देखते हैं कि सेंटर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट में जो हमारी उच्च न्यायालय होती हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं। उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होती हैं, अन्य निचली अदालतें होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिला अदालत होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपील, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक है। अपील कर सकते हैं आप। अगर हाई कोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, हाई कोर्ट का अगर कोई निर्णय आया है तो आप उस निर्णय को चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अपील कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स का ये जो है सुप्रीम कोर्ट ये गारंटर होता है, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को कोई हानि पहुंचती है, हनन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, 266 के तहत और 32 के तहत। ठीक है। इसके अलावा संविधान का संरक्षक तो ये है ही, अगर किसी भी तरह के मूल ढांचे में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन बदलाव लगता है तो फिर ये इस पे एक्शन लेता है सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार वो सभी बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता हैं जो सभी नागरिकों को प्राप्त होती हैं। आप चाहे कहीं भी रहते हैं, कोई काम करते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, आप सभी को समान समझा जाएगा, आपकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, आपके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, आपको स्वतंत्रताएं मिलेंगी। ये क्या है? ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अभी हमने देखा, यूएसए से हमने इसको लिया है। संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। टोटल 6 अधिकार है, 6 अधिकार है मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं? सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। उनकी गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट उनका संरक्षक है। सबसे पहले जो हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं वो है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमने समानता के अधिकार की बात की है, समता के अधिकार की बात की है। इस समता के अधिकार में जब हम बात करते हैं, जब हम समता के अधिकार में बात करते हैं तो समता का अधिकार क्या होता है? सभी व्यक्ति समान है, किसी को कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी को कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, सब कानून के लिए समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई अधिकारी हो, कानून सभी के लिए समान होता है। ये होता है समता का अधिकार। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार दिया है आर्टिकल 19 से 22 तक। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है, आप कहीं व्यापार करना चाहें उसकी स्वतंत्रता हो सकती है, आप कहीं निवास करना चाहें भारत के किसी भी भाग में, वहां रहना चाहें, बसना चाहें, सारी स्वतंत्रताएं आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बहुत सारी तरह की स्वतंत्रताएं आपको इसमें मिलती हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है। इसमें देखते हमने क्या देखा था, इसमें हम इसमें ये देखते हैं कि देखो, मानव दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, किसी के जो मानव अंग होते हैं उनकी तस्करी नहीं होनी चाहिए, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, किसी का भी आप वस्तु की तरह क्या नहीं कर सकते? लेन देन नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, खरीद और बिक्री नहीं कर सकते। इसके बाद देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, भारत में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी भी धर्म को मानना चाहता है,
उसकी तरह प्रचार करना चाहता है, उसको अपनाना चाहता है, तो वो एकदम स्वतंत्र है। वो किसी कल्चर को प्रैक्टिस करना चाहता है, किसी भाषा को बोलना चाहता है, वो एकदम स्वतंत्र है। संविधान उसकी रक्षा करता है कि ठीक है, आपको ये पर्टिकुलर धर्म को अपनाना है, आप अपना लीजिए, आपको मानना है मान लीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में ये चीज दी हुई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसको अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, जैसे उसका रहन सहन है, उसका खान पान है, उसकी वेशभूषा, उसको अगर वो प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। संविधान में ये दिया हुआ है उसको, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 के। इसके बाद जो छठा जो इसको मिला हुआ है मौलिक अधिकार, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। इसमें क्या है, इसमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को ये फील होता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हर नागरिक यह अधिकार प्राप्त करता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश या निर्देश दे सकते हैं। देखिए, आदेश दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मैटर है, आप इस पे कानून बनाइए, विधि लेकर आइए। निर्देश दे सकते हैं कि देखिए पर्टिकुलर कानून दे रखा है, आप इसके अकॉर्डिंग काम करवाइएगा। तो ये क्या होता है, निर्देश दे सकता है। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। इसमें कौन कौन सी रिट होती हैं, रिट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये देखा था हमने कि अगर ये लगता है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से बंदी बना लिया गया है तो उसको छुड़ा देते हैं, परमादेश दे देते हैं। अगर किसी लगता है कि कोई अधिकारी है, वो अपना जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया वो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि भाई आप अपना काम करिए। निषेध आदेश है। निषेध आदेश में क्या होता है कि देखिए, एक होता है निषेध और एक होता है उत्प्रेषण रिट, दो होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो वरिष्ठ न्यायालय होता है वो अपने जो नीचे न्यायालय होते हैं उनको आदेश दे सकता है उनकी कार्यवाही में। कैसे कि जब कार्यवाही चल रही है, उनको लगता है, वरिष्ठ न्यायालय को ये लगता है कि जो छोटी अदालत है, उससे निचली अदालत है, वो अपने अधिकारों के बियॉन्ड जाके काम कर रही है। ठीक है, तो वो उसको कार्यवाही के दौरान रोक सकता है। और यहाँ पे अगर लगेगा कि उसने जो निर्णय दिया है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके निर्णय दिया है, तो निर्णय को चेंज कर सकती है। तो कार्यवाही के दौरान चेंज कर सकती है और कार्यवाही के बाद चेंज कर सकती है। इसके अलावा होता है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का मतलब ही होता है किस अधिकार से। कोर्ट किसी भी अधिकारी से ये पूछ सकती है, किसी व्यक्ति से ये पूछ सकती है कि आपने जो ये काम किया है, जो आपने ये निर्णय लिया है, जो काम किया है, किस अधिकार से किया है, ये जो आपने फैसला लिया है किस अधिकार से लिया है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों की। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इसको बोलते हैं डीपीएसपी। ये क्या करता है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमने डीपीएसपी की स्थापना करी, अपने संविधान में उसको शामिल किया। हालांकि मौलिक अधिकारों के विपरीत राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आर्टिकल 32 के तहत क्या करेंगे कि अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधे सीधे कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, इसमें क्या है, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है, सरकार का एक कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, लोक कल्याणकारी नीतियां लेकर आए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति चला जाए सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए सरकार की तो ये कर्तव्य है नीति निदेशक तत्व के तहत कि वो लोक कल्याणकारी काम करे, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके कहें या हाई कोर्ट में कहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये वाद योग्य नहीं है। सरकार जो काम करेगी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग करेगी, जो उसके पास संसाधन अवेलेबल होंगे वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, इसलिए वाद योग्य नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि डीपीएसपी संविधान का एक हिस्सा है जिन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब एक और केस की बात करेंगे, मिनर्वा मिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये भी। ये केस है 1980 का, 1980 का जो मिनर्वा मिल्स केस है। ये क्या है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना
मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की आधारशिला पर की गई है। ये संविधान की मूल संरचना का ही हिस्सा है। देखिए, आपस में समन्वय तो बिठाना पड़ता है। जैसे जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? लोगों की कल्याण के लिए, अगर लोगों को अपना आर्थिक वेलफेयर करना है, सामाजिक वेलफेयर करना है, तो उसको मौलिक अधिकार मिलने बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स का मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि लोग अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, अब जैसे क्या है, उल्लंघन होगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनको अपना कल्याण करना है। डीपीएसपी के थ्रू राज्य का ये कर्तव्य बनता है, सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे, राज्य का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे। तो समाज का कल्याण कर रहा है, वहां मौलिक अधिकारों से भी लोगों का कल्याण हो रहा है, तो एक ही तो बात हो गई। तो आपस में समन्वय करेंगे, जब समन्वय होगा तभी तो समाज का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा। मौलिक अधिकारों के माध्यम से वही चीज हो रही है। अब जब डीपीएसपी के थ्रू ये कल्याणकारी सुविधाएं निकाल कर लाते हैं, योजनाएं चलाते हैं, तो लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है, फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद भी कर्तव्य बनता है कि वो भी कॉर्पोरेट करें सरकार के साथ में। सो ये आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, तभी संतुलन बनेगा और तभी कल्याणकारी कार्य हो पाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं? ये भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति, देखो ये पूछ लेता है कि इस समिति की सिफारिश पे आए थे, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए थे। होने के बाद क्या किया गया कि इसको जोड़ा गया। 40वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को? 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। 11वां, इसमें क्या है, में दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु का अगर कोई बच्चा है और वो बच्चा अपने माता पिता या किसी गार्जियन के साथ रहता है, तो उन माता पिता की, गार्जियन की ड्यूटी बनती है कि अपने ऊपर आश्रित जो बच्चा है उस बच्चे को वो पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षा प्राप्त कराएं उसको। ये उनकी कर्तव्य है, ये उनका अधिकार बनता है, ये उनकी ड्यूटी बनती है। मौलिक कर्तव्यों को भी न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ऐसा करोगे, लेकिन ये आपकी एक ड्यूटी बता दी जाती है कि आपकी ये ड्यूटी है। अगर आप चाहते हैं देश का और नागरिकों का विकास हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और भारतीय पंथ निरपेक्ष जो शब्द हम पढ़ रहे थे, वही धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का एक प्रतीक है, क्योंकि यह किसी भी धर्म को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये होता है कि जो भारत है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन विभिन्न धर्मों का पालन जो यहाँ के रहने वाले लोग करते हैं, तो भारत उनको ये परमिट करता है कि ठीक है, अगर आपका मन किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करने का है तो आप फॉलो कर सकते हैं, और हम आपको उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद एक और विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या है? 61वें संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। इसके द्वारा मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एक नागरिकता की व्यवस्था करता है, एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय क्या है? भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने हेतु संविधान में कुछ स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था की गई है, जैसे चुनाव आयोग, नियंत्रक और लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ये हैं स्वतंत्र निकाय जिनकी स्थापना की गई लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए। अब इसके बाद देखेंगे जो आपातकालीन प्रावधान है। भारतीय संविधान की एक विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 352 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल।
आर्टिकल 356 और 365 में दिया हुआ है राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा आर्टिकल 360 में दिया हुआ है वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के दौरान जो संघीय संरचना है, संघीय संरचना बिना किसी औपचारिक संशोधन के परिवर्तन हो जाती है और देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है आपातकालीन स्थितियों। इसके अलावा एक और विशेषता है भारतीय संविधान की जो किसी भी देश में नहीं मिलती है, वो भारत में मिलती है। त्रिस्तरीय सरकार पाई जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें तो इसमें क्या है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके माध्यम से देश में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को मान्यता दी गई और 29 विषय पंचायतों को दे दिए गए कि ये विषय पंचायतों के ही अंडर आएंगे, इन विषयों पे पंचायतें काम करेंगी। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन में जो 1992 में हुआ था, इसके माध्यम से एक और भाग जोड़ा गया, वो था भाग 9A, और इसमें जोड़ी गई 12वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में दिया गया नगर पालिका, शहरी स्थानीय सरकार को मान्यता दे दी गई। तो यहां से बनी हमारी त्रिस्तरीय सरकार। अब बात करेंगे सहकारी समितियां। सहकारी समिति क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अब हम बात कर रहे हैं सहकारी समितियां। सहकारी समिति क्या होता है, देखिए एक ग्रुप बना लेते हैं, कोई व्यापारियों का एक ग्रुप हो सकता है, कोई एक संगठन हो सकता है, वो संगठन आपस में मिलकर आपस में लोगों को लाभ पहुंचाता है, वो होता है सहकारी समितियां। अब सहकारी समितियों का जो जिक्र आया वो कहाँ आया, 97 संविधान संशोधन हुआ 2011 में, इसमें आया। इसके माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा, और उनके संरक्षण दिया गया उन्हें। इससे सहकारी समितियों को बनाने को मौलिक अधिकार दिया गया, मतलब सहकारी समिति बनाना एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया अनुच्छेद 19 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सहकारी समितियों हेतु प्रावधान जोड़ा गया, आर्टिकल 43B, और उसके अलावा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, संविधान में एक भाग जोड़ा गया 9B, ये जोड़ दिया गया, इसका नाम था सहकारी समितियां। और अनुच्छेद की हम बात करें तो इसके अनुच्छेद जो दिए हुए हैं, सहकारी समितियां आपको संविधान में कहाँ मिलेंगी, 243ZH से मिलेंगी आपको 243ZT तक, ये सारी समितियां आपको मिल जाएगी संविधान के अंदर। अब एक लास्ट टॉपिक इसी का देखते हैं कि संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां थी वो कौन कौन सी थी। अनुसूचियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली अनुसूची की बात करें तो राज्य का जो नाम है, उसके जो क्षेत्र अधिकार हैं, अधिकार के जो उसके क्षेत्रीय जो अधिकार हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विवरण, ये सारी चीजें पहली अनुसूची में दी हुई हैं। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या न्यायाधीश के अलावा भारत के कैग, राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को प्राप्त होने वाला जो वेतन है, इन सभी लोगों के वेतन, इनका भत्ता और पेंशन क्या होगा, ये सबका उल्लेख इसमें किया गया है हमारी अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 की बात करें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे केंद्रीय मंत्री, संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, सांसद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के कैग, राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ है, इनकी सबकी शपथ का उल्लेख इसमें किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या दिया है, चौथी अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो इसमें राज्यों और संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 5वीं में दिया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन कैसे होगा, उनका नियंत्रण कैसे होगा।
छठी अनुसूची में दिया है कुछ राज्यों के नाम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो ये राज्य है, राज्यों की जो जनजाति क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलेगा उसके बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में जो बंटवारा है, इनकी जो शक्तियों का बंटवारा वो 7वीं अनुसूची में दिया है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। जो मूल संविधान तो बना था तो उसमें 14 भाषाओं को इंक्लूड किया गया था, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में दिया है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकरण की विधियों का तथा जमींदार व्यवस्था के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को सबसे पहले जो संविधान में संशोधन हुआ था तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में 10 के नाम से आप दल बदल को भी याद रख सकते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है और दल बदल को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। इसके अलावा 11वीं जो अनुसूची है इसमें पंचायती राज, अभी हम पढ़ रहे थे, पंचायती राज से सिस्टम आया। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1973 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और 12वीं जो है इसमें नगर पालिका, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, शहरी जो स्थानीय सरकार है इसके बारे में दिया हुआ है। और 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो गाइस आज हमने पढ़ा भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए। कोजेंट IAS